स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विशेष श्रेणी का दर्जा यानी SCS किस वर्ष दिया गया था? A 1969, B 1973, C 1978 या D 1982? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A 1969। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संविधान SCS के लिए प्रावधान नहीं करता है और यह वर्गीकरण बाद में वर्ष 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। पहली बार वर्ष 1969 में जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को यह दर्जा दिया गया था। पूर्व में योजना आयोग की राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा योजना के तहत सहायता के लिए SCS प्रदान किया गया था। SCS विशेष स्थिति से अलग है जो बढ़े हुए विधायी और राजनीतिक अधिकार प्रदान करती है, जबकि विशेष श्रेणी का दर्जा केवल आर्थिक तथा वित्तीय पहलुओं से संबंधित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कृषि कार्य के दौरान मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में किसानों और कृषि श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक योजना पर आयु सीमा हटा दी? A बिहार, B राजस्थान, C हरियाणा, D मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C हरियाणा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में हरियाणा सरकार ने कृषि कार्य के दौरान मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में किसानों और कृषि श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक योजना पर आयु सीमा हटा दी। सरकार ने किसानों, कृषि श्रमिकों और मंडी यार्ड मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत आयु प्रतिबंध को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत किसानों, कृषि मजदूरों और मंडी यार्ड मजदूरों को 37,500 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पूर्व नियम के अनुसार इस योजना में लाभार्थी की आयु 10 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अब 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति भी योजना के तहत लाभ के पात्र होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त नहीं है? A असम, B पंजाब, C अरुणाचल प्रदेश, D उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B पंजाब। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विशेष श्रेणी का दर्जा केंद्र सरकार द्वारा भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे राज्यों के विकास में सहायता के लिए प्रदान किया गया वर्गीकरण है। वर्तमान में भारत में 11 राज्य SCS से युक्त हैं, जिनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा तथा उत्तराखंड शामिल है। विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त राज्यों को अधिक वित्त पोषण जैसे लाभ प्रदान करना है, जिसमें केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए 90% धनराशि केंद्र द्वारा प्रदान की जाती है। ये राज्य एक वित्तीय वर्ष से अगले वित्तीय वर्ष तक अप्रयुक्त निधियों को आगे बढ़ा सकते हैं और कर रियायतों का लाभ उठा सकते हैं। इन्हें केंद्र के सकल बजट से 30% तक अधिक आवंटन भी मिलता है। अगला प्रश्न है, शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है जिसका लक्ष्य इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता बनाए रखना है। 2. SCO चार्टर वर्ष 2002 में हस्ताक्षरित किया गया था तथा वर्ष 2003 में लागू हुआ था। 3. बीजिंग चीन SCO का मुख्यालय है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है या सही है? A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसे वर्ष 2001 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। यह एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है जिसका लक्ष्य इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। SCO चार्टर वर्ष 2002 में हस्ताक्षरित किया गया तथा वर्ष 2003 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, हैदराबाद में किस संत की प्रतिमा को स्टैचू ऑफ इक्विलिटी के रूप में जाना जाता है? A तुलसीदास, B शंकराचार्य, C रामानुजाचार्य, D बसवन्ना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C रामानुजाचार्य। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हैदराबाद में रामानुजाचार्य की 213 फीट ऊंची प्रतिमा को स्टैचू ऑफ इक्विलिटी के रूप में जाना जाता है। तमिलनाडु की श्री पेरुम्बुदूर में वर्ष 1017 में जन्मे रामानुजाचार्य को वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने समानता तथा सामाजिक न्याय का समर्थन करते हुए पूरे भारत की यात्रा की थी। अगला प्रश्न है, पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य हेतु तैयार किए गए हैं? A
मौसम के पूर्वानुमान हेतु, बी महासागरीय अन्वेषण हेतु, सी चक्रवातों की भविष्यवाणी हेतु, डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी उपरोक्त सभी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय मौसम की भविष्यवाणी की सटीकता और रेजोल्यूशन को बढ़ाने के उद्देश्य से मौसम की भविष्यवाणी हेतु समर्पित 18 नए पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर तैयार किए गए हैं। ये अत्याधुनिक मशीनें ब्लॉक स्तर पर पूर्वानुमान क्षमताओं में काफी सुधार करेंगी, अधिक सटीकता और लीड टाइम, प्रक्रिया की शुरुआत से उसके समापन तक का समय के साथ चक्रवातों की भविष्यवाणी करेंगी, साथ ही विस्तृत महासागर स्थिति का पूर्वानुमान प्रदान करेंगी। अगला प्रश्न है, चक्रवात बिपरजॉय ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को प्रभावित किया है? ए अरब सागर, बी बंगाल की खाड़ी, सी दक्षिण चीन सागर, डी भूमध्य सागर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए अरब सागर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय अरब सागर में तेज हो गया है, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में गंभीर जोखिम और अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जून में चक्रवात बिपरजॉय का बनना असामान्य है और जलवायु परिवर्तन के कारण अरब सागर में समुद्र की सतह का बढ़ता तापमान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उच्च तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने पर चक्रवातों की तीव्रता को बढ़ाता है। चक्रवात प्रणाली भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए भी खतरा पैदा करती है, जिससे इसके आगमन और प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है। नमी को भारत से दूर मोड़कर तूफान मानसून की शुरुआत में और देरी कर सकता है। जलवायु वैज्ञानिक लंबे समय तक हिंद महासागर के गर्म होने और अलीनो के विकास के संभावित प्रभाव की ओर इशारा करते हैं, जो दोनों ही मानसून को कमजोर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ए कानपुर, बी प्रयागराज, सी लखनऊ, डी दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी लखनऊ। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। रेलवे सुरक्षा आयोग एक सरकारी निकाय है जो देश में रेलवे सुरक्षा प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। यह रेलवे अधिनियम 1989 में निर्दिष्ट निरीक्षणात्मक, जांच और सलाहकारी कार्यों के साथ साथ रेल यात्रा एवं संचालन जैसे सुरक्षा मामलों से संबंधित है। इसका मुख्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश में है। यह रेल मंत्रालय के बजाय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। अगला प्रश्न है, रेड क्रेस्टेड पोशर्ड की IUCN रेड लिस्ट में संरक्षण स्थिति क्या है? ए कम चिंतनीय, बी संकटापन्न, सी सुभेद्य, डी संकटग्रस्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए कम चिंतनीय। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। रेड क्रेस्टेड पोशर्ड एक बड़ी डाइविंग बत्तख है। इसका प्रजनन आवास दक्षिणी यूरोप में निम्न भूमि के दलदल और झीलें हैं तथा यह काला सागर के मैदानी एवं अर्ध मरुभूमियों से लेकर मध्य एशिया व मंगोलिया तक विस्तृत है, जहां ये प्रजाति भारतीय उपमहाद्वीप और अफ्रीका में सर्दियों के दौरान प्रवास करते हैं। संरक्षण स्थिति IUCN रेड लिस्ट में कम चिंतनीय और साइट्स की परिशिष्ट 2 में शामिल है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह और आमेर के राजा मान सिंह के बीच किस वर्ष लड़ा गया था? ए 1454 में, बी 1576 में, सी 1601 में, डी 1666 में। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।